तो गाइस सॉलिड जीएसपी जीएसटीएल सब हम लोगों ने पढ़ लिया। एक्सएमएल अप्रोच, एनोटेशन अप्रोच सब हो गया। आज हम लोग एक प्रैक्टिस करेंगे, एक हम लोग प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट बिल्कुल सिंपल होने वाला है। मेन प्रोजेक्ट हम लोग स्प्रिंग में बनाएंगे। ठीक है, अभी ये मिनी प्रोजेक्ट है जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरीके से अगर सॉलिड जीएसपी के प्रोजेक्ट में हमें काम करना है तो किस तरीके से हमें करना चाहिए। ठीक है, क्या बेस्ट प्रैक्टिस होती है, किस तरह से प्रोजेक्ट डेवलप होता है, उसका एक आपको आइडिया मिल जाएगा इस मिनी प्रोजेक्ट से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। इसका नाम रख देते हैं मिनी प्रोजेक्ट। ठीक है, मिनी प्रोजेक्ट। और यहाँ से हम वेब मॉड्यूल 4.0 कर लेते हैं क्योंकि आपको एनोटेशन पता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश। कई सारे काम तो इसमें मैं आपको दूंगा करने के लिए। ठीक है, और जो चीज़ें बताने लायक हैं वो चीज़ मैं खुद करूँगा। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट में बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, हम एक CRUD ऑपरेशन सिंपल करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट में हम सिंपल CRUD ऑपरेशन करने वाले हैं। बेसिकली एक एम्प्लॉय एम्प्लॉय CRUD प्रोजेक्ट होने वाला है ये। ठीक है, एम्प्लॉय को ऐड करना, एम्प्लॉय को रिमूव करना, एम्प्लॉय को डिलीट करना, अपडेट करना, ये सारे काम। ठीक है, एम्प्लॉय CRUD प्रोजेक्ट। ठीक है, इस एम्प्लॉय CRUD प्रोजेक्ट में हमारे पास कुछ डेटा भी होना चाहिए। क्या क्या डेटा हम इंसर्ट करेंगे? ठीक है, तो डेटा इंसर्ट करने में हम क्या क्या ले सकते हैं भाई? मान लो एम्प्लॉय आईडी ले लेते हैं, एम्प्लॉय नेम ले लेते हैं, एम्प्लॉय एड्रेस ले लेते हैं, एम्प्लॉय सैलरी ले लेते हैं। ये 4 डेटा है जो कि हम ऐड करने वाले हैं। ठीक है, एक्चुअल डेटाबेस में ऐड करेंगे तो देखिए कैसे होता है सारी चीज़ें। तो ये 4 डेटा है, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हो। तो आप अपने एंड से प्रैक्टिस कर रहे होते हो प्रोजेक्ट की, तो आप अपने एंड से डेटा को बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो अपने प्रोजेक्ट में हम जानते हैं कि भाई हमारे पास सबसे पहले एक एक वेलकम पेज होना चाहिए। तो एक वेलकम पेज हम बना लेते हैं अपने इंडेक्स HTML को। ठीक है, तो राइट क्लिक करेंगे हम और हम चल जाते हैं एक सिंपल अपने HTML फाइल पे जिसका नाम रख देंगे इंडेक्स इंडेक्स डॉट HTML। ठीक है, ये हमारा इंडेक्स डॉट HTML बन गया और इसी HTML से हमारे वेब एप्लीकेशन की शुरुआत होगी। यही दरवाज़ा है। ठीक है, जहाँ से हम अपने एप्लीकेशन के अंदर घुसेंगे। एंड ये पेज को आप चैट जीपीटी से डिज़ाइन कर लेना। ठीक है, चैट जीपीटी भी जाके बोल सकते हो, बढ़िया लिख करके वो दे देगा। अभी मैं सिंपल कर रहा हूँ बिल्कुल। तो एक H1 टैग में लिख देता हूँ मैं कि दिस इज़ माई वेलकम पेज। ठीक है, दिस इज़ माई वेलकम पेज एंड इनसाइड वेलकम पेज हम कुछ एंकर टैग्स बना लेते हैं। जो जो काम हमें करना है, हमें क्या क्या करना है भाई? हमें ऐड एम्प्लॉय करना है, ऐड एम्प्लॉय। ठीक है, href भी दे देते हैं हम यहाँ पे। बनवा लीजिए ना चैट जीपीटी से, इधर भी लिखना होता है। क्या बनवाएं, झूठ मूठ का टाइम वेस्ट होगा। असल पॉइंट है उस पर फोकस करते हैं। क्या करेंगे डिज़ाइन बना के डाल दीजिएगा। मेन मेन चीज़ हम पहले बना लेते हैं, फिर उसको कॉपी करके डिज़ाइन बनवा लीजिएगा। मेन चीज़ पहले बना लिया जाए। जी ये सर, सही रहेगा। है ना, ये ब्रेक मार देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐड एम्प्लॉय कर लेंगे हम, रीड एम्प्लॉय कर लेंगे, और क्या क्या कर लें भाई? ऐड, रीड, अपडेट एम्प्लॉय, अपडेट हाँ, डिलीट एम्प्लॉय। एक और करेंगे, एम्प्लॉय की एक फ़ाइल अपलोड भी हमें सीखना है। सो यहाँ पे हम कर सकते हैं अपलोड फाइल। ठीक है, कि फ़ाइल कैसे अपलोड की जाती है क्लाइंट से सर्वर पे। ठीक है, तो ये हम 5 काम सीखने वाले हैं। अच्छा भाई साहब, ये जो 5 काम जो होगा, ठीक है, इसको करने के लिए हमें भाई रियल टाइम डेटाबेस भी चाहिए रहेगा। ठीक है,
तो रियल टाइम डेटाबेस पहले हम बना लेते हैं। आइए पहले चीज़ें रेडी कर लेते हैं ना, उसके बाद फिर शुरुआत करेंगे कोड वोड लिखने की। सारी चीज़ें हम लोग पहले रेडी कर लेते हैं, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग को। तो यहाँ से स्टार्ट कर लिया, एडमिन पे गए, चलो ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई साहब एम्प्लॉय क्रेड प्रोजेक्ट में हम लोगों ने अपना इंडेक्स बना लिया। ठीक है, इंडेक्स बनाने के बाद अब जाहिर सी बात है कि भाई मेरे पास सॉलेट्स होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास डायनेमिक पेजेस होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने जावा रिसोर्सेस में एसआरसी में, जावा में, और इसके अंदर मैं पहले कुछ पैकेजेस बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, अपने क्लासेस को कैटेगराइज करने के लिए पैकेजेस बनाऊंगा। तो कौन कौन से पैकेज होते हैं एक वेब प्रोजेक्ट में? तो एक तो कंट्रोलर होता ही होता है हमेशा, कॉम डॉट कंट्रोलर। ठीक है, ये होता है कंट्रोलर का यूज़ क्या है, ये इंटरेक्ट करता है यूआई से, यूआई से डेटा लेना और यूआई को रिस्पॉन्स देना, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स वाला काम कंट्रोलर का होता है। कंट्रोलर में अगर हम कोई डेटा ले गए, जैसे ये मेरा क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट से डेटा हमारा कहाँ जाता है हमेशा? कंट्रोलर। हाँ, कंट्रोलर पे। तो ये मेरा क्लाइंट हो गया, ये मेरा क्लाइंट कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया, क्लाइंट को छोटा करो भाई थोड़ा। हाँ, ये मेरा क्लाइंट हो गया, और क्लाइंट से डेटा हमेशा जाता है कंट्रोलर पे। और अगर क्लाइंट की डेटा को प्रोसेस करना है तो हम इस डेटा को आगे लेकर के जाते हैं एक नए लेयर पे, जिसको हम बोलते हैं सर्विस। सर्विस। हाँ, सर्विस। और सर्विस में डेटा प्रोसेसिंग के बाद अगर आपको नीड पड़ती है इसको डेटाबेस में स्टोर करने की, तो हम इसको फिर से नेक्स्ट लेयर पे लेके जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं डाओ, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। तो ये सब लेयर्स बनानी पड़ेगी हमें, ये बेसिकली पैकेजेस होते हैं। तो एक कंट्रोलर बना दिया, एक हमने बना दिया, एक पैकेज और बना देते हैं, कॉम डॉट सर्विस। ठीक है, गलत जगह बन गया क्या? एसआरसी मेन टेढ़ा क्यों दिख रहा है? एक और पैकेज बना देते हैं कॉम डॉट डाउन। ठीक है, ये हो गया सारा, पर रिफ्रेश कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। सीधा हो गया। तो कंट्रोलर डाउ सर्विस। अच्छा, जब भी डेटा जाएगा, मान लो भाई डेटा आया कंट्रोलर पे, मान लो कई सारा डेटा है, बहुत सारा डेटा कंट्रोलर पे आ गया। ठीक है, कंट्रोलर पे क्लाइंट का बहुत सारा डेटा हमने रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर निकाल लिया। तो इतने डेटा को सर्विस पे ले जाने का सही तरीका क्या है? डीटीओ। हाँ, करेक्ट। इनको हम बाइंड कर देते हैं एक डीटीओ में। ठीक है, और देन इस डीटीओ को हम आगे लेकर के जाते हैं। आपको पता है, ये हमने बताया है कोर जावा में भी। तो डीटीओ भी बनाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हम सब पैकेज जो जो ज़रूरत के पैकेजेस हैं बना के पहले रख लेते हैं ना, ताकि थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको समझ में आए। ठीक है, तो फिर उसके हिसाब से काम किया जाएगा। तो एक और पैकेज हम बना लेते हैं, कॉम डॉट डीटीओ। ठीक है, ये हो गया, डीटीओ बन गया। चलो ठीक है, और पैकेज बनाने तो हम बना सकते हैं। ठीक है, अभी फाइल आयो के लिए अलग पैकेज बना सकते हैं, बट ठीक है, चलो इतने से काम चलाते हैं। क्योंकि एकदम हम रियल वर्ल्ड नहीं बना रहे, एकदम एग्जैक्टली कोई हम लोग मेजर प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं, तो ठीक है, इतना चलेगा हम लोग का। अच्छा, ये अब पैकेजेस रेडी, सारे लेयर्स रेडी हो गई, वेलकम पेज रेडी हो गया। डायनेमिक पेज कहाँ रहता है? वेब आईएनएफ के अंदर। तो वो भी हम बना लेते हैं एक फोल्डर, कि जो भी मेरे डायनेमिक पेज होंगे वो इस व्यू फोल्डर के अंदर हम रख दिया करेंगे। आप किसी भी नाम का फोल्डर बना सकते हैं, हम यहाँ पे रख देंगे। इसी तरह हम वेब ऐप के अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे, या वेब आईएनएफ के अंदर इनफैक्ट बना लेते हैं। हम डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं करना चाहते हैं, तो मैं वेब आईएनएफ के अंदर एक फोल्डर बना लेता हूँ,
इसका नाम हम रख देते हैं कॉन्फ़िग। इसके अंदर हम एक प्रॉपर्टीज़ फ़ाइल बनाएँगे कॉन्फ़िगरेशन रखने के लिए, ठीक है? तो कॉन्फ़िगरेशन हम इस कॉन्फ़िग फ़ाइल के अंदर रख सकते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन वाली फ़ाइल बना भी दिया जाए। एक फ़ाइल पे जाओ, प्रॉपर्टीज़ फ़ाइल कब बनाते थे हम लोग? कॉन्फ़िगरेशन डिटेल रखने के लिए। की वैल्यू पेयर में जब हमें डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन डालनी होती थी। कोई सी भी कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हम डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन के समय हम ये यूज़ किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन ही लिख दिया जाए। तो कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने वाले हैं, तो सबसे पहले डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें रेडी कर लेते हैं। तो db.url, ठीक है, db.user, db.password एंड db.driver, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हम यहाँ रख लेंगे। यूआरएल हो जाएगा jdbc://localhost:3306/ डेटाबेस का नाम हम एक डेटाबेस बना लेते हैं माई मिनी, या मिनी नाम से बना लेते हैं, चलो ठीक है। यूज़र नेम हो गया रूट, पासवर्ड कुछ नहीं, ड्राइवर क्या है com.mysql.cj.jdbc.driver। अच्छा, ये जानकारी हमने डाला है, तो लिब में मेरे पास जार भी होना चाहिए, यस सर। है ना? तो लिब में जार लेकर के आते हैं, जार हमारे पास है। हिकारी तो यहाँ पड़ा हुआ है, तो हिकारी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और एक माइस्क्विल की भी ज़रूरत पड़ेगी। माइस्क्विल का जार हमने कहीं ना कहीं रखा ही होगा। माइस्क्विल का जार कहाँ से मिलेगा यार अब? या डाउनलोड्स में मिल जाएगा, ये रहा, ठीक है। यहाँ और भी नीचे ही पड़ा होगा कहीं, चलो खैर इतने से काम चल जाएगा हमारा। सो ये आ जाइए, जार पहचानते हैं ना ये सब आप लोग? यस सर। यस सर। जेएसटीएल में हम काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको आपके ऊपर छोड़ेंगे, आप जेएसटीएल में चीज़ों को रिप्लेस कीजिएगा, क्योंकि हम जावा का कोड इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आए कि एक्चुअल में क्या लॉजिक लिखा जा रहा है, ठीक है। अदरवाइज़ हम जेएसटीएल का भी जार डालते हैं इसमें। ये हो गया। इसके बाद इधर आ जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे एक मिनी नाम का डेटाबेस बना लेते हैं, मिनी, ठीक है। चलो मिनी नाम का डेटाबेस बन गया। अच्छा, टेबल वगैरह अगर ऑटोमेटिक क्रिएट करवाना है तो कहाँ से करवाएंगे? लिसनर। तो एक हम पैकेज बना के रख लेते हैं, com.listener। अगर मैं ऐसा चाहता हूँ कि भाई सिर्फ मेरे एज ब्राउज़र में ही खुले, वो कहाँ किया जा सकता है? फिल्टर फिल्टर में। वो भी बना के रख लीजिए। सब पैकेज वैकेज सब रेडी रखिए, भले आप बनाएं या ना बनाएं, बात की बात है, लेकिन सब रेडी रखिए बना के, ठीक है। ये सारा आपका पैकेज देखिए हो गया बढ़िया मस्त एकदम। इधर लिब में सारे मामलात रेडी हैं, ठीक है। उधर डेटाबेस ही बन गया है। एप्लीकेशन चालू करेंगे, मेरा इंडेक्स भी खुल जाएगा, और इंडेक्स में आ भी जाएगा दिस इज़ माय वेलकम पेज। बट इंडेक्स खुलने से पहले हम चाहेंगे कि मेरा टेबल बन जाए, ठीक है। तो अगर टेबल हम बनवाना चाहते हैं तो हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और कनेक्शन का कोड हमेशा लिखा जाएगा डाउ लेयर में। ध्यान रखिएगा, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट ये एक लेयर होती है जिसके अंदर सिर्फ डेटाबेस स्पेसिफिक चीज़ें ही डाली जाती है। देखिए, हम प्रोजेक्ट चाहें तो हम कैसे भी बना दें, लेकिन हम आईटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसीलिए हम पर्टिकुलर काम पर्टिकुलर जगह पे ही कर रहे हैं। तो अगर मेरे को कनेक्शन का कोड लिखना है तो मैं डाउ के अंदर करूँगा। तो मैं इसके अंदर एक सिंपल सी क्लास बना लेता हूँ, नाम कर दूंगा इसका कनेक्शन फैक्ट्री, कनेक्शन फैक्ट्री, ठीक है। ये मैंने क्लास बना ली, ठीक है।
और कनेक्शन फैक्ट्री के अंदर हम एक सिंपल मेथड बना लेते हैं, पब्लिक। अच्छा, अगर मान लो मैंने बनाया इसको कनेक्शन फैक्ट्री अगर मैंने बनाया, हाँ चलो ठीक है, काम हो जाएगा। इसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा? कनेक्शन। कनेक्शन। तो पब्लिक कनेक्शन गेट कनेक्शन, और इसके अंदर अभी फ़िलहाल के लिए हम रिटर्न नल कर देते हैं ताकि एरर ना आए हमें। ये हो गया। सबसे पहला काम तो आप ये कर लें कि ट्राई कैच लगा के काम शुरू किया जाए। ट्राई कैच लगाया हमने, एंड ट्राई कैच लगाने के बाद कनेक्शन का कोड यहीं पे लिखा जाएगा। अच्छा, कनेक्शन पूलिंग मैकेनिज़्म में हम क्या करते हैं, हम एक बार पूल को रेडी कर देते हैं, फिर उस पूल से डेटा बार-बार उस पूल से कनेक्शन बार-बार निकालते रहते हैं। तो उसके लिए भाई साहब यहाँ पे तो सबसे पहले हमें यूआरएल, यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह चाहिए। यूआरएल, यूज़र नेम, पासवर्ड हमारा कहाँ है? वो तो हमारा कॉन्फ़िग डॉट, प्रॉपर्टी। हाँ, कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज़ में है। तो ये वाले कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज़ का डेटा हमारे जावा के क्लास में कैसे आएगा? बताइए। फाइल राइटर। फाइल राइटर तो भेजने के लिए होता है। सर प्रॉपर्टीज क्लास से प्रॉपर्टीज़ क्लास से खाली आ जाएगा? न्यू प्रॉपर्टीज कर देंगे सर, उसको ऑब्जेक्ट बना के फिर गेट कर लेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ फाइल का डेटा कैसे रीड करेगी? प्रॉपर्टीज़ तो ऑब्जेक्ट का डेटा रीड करती है ना। यस सर। बताइए, ये चीज़ तो हम बताए हुए हैं, हम बोले हैं ना काम कम करेंगे, आप लोग से ज़्यादा पूछेंगे। अब आपको बताना, हम तो पढ़ा दिए हैं सब। अगर मेरे को एक फाइल से डेटा रीड करना है तो हम किसका यूज़ करते थे? कोई तो बताओ, इतने लोग हैं। फाइल रीडर। फाइल रीडर का यूज़ कर सकते हैं। सही बात, सही जवाब। फाइल, फाइल इनपुट स्ट्रीम का यूज हाँ, करेंगे। फाइल इनपुट स्ट्रीम का यूज़ कर सकते हैं, बाइट स्ट्रीम अगर डेटा है। बट फाइल रीडर यूज़ करें या फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज़ करें, चलो मान लो फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें मसला ये होगा कि उसको एक पाथ की ज़रूरत पड़ेगी, यस सर। और पाथ हम इसका दे देंगे कॉन्फ़िग फ़ोल्डर का। यस सर। पाथ हम अपने कॉन्फ़िग फ़ोल्डर का दे देंगे। ठीक है, यहाँ इसमें तो कोई लफड़ा नहीं होगा। लेकिन मान लो कि हमने यहाँ पे एक पाथ बना, थोड़ा ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक हमने पाथ दे दिया, चलो सब दे दिया। पाथ इस फ़ोल्डर का देना पड़ेगा, तो ये फ़ोल्डर कहाँ है भाई? हम प्रॉपर्टीज़ में जाएँगे और ये चिपकाएँगे, कॉपी करेंगे और ये हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है ना, सही है पाथ? यस सर। और आगे डबल स्लैश लगा के कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज़ लिख देंगे। बट अगर ये प्रोजेक्ट मैं बना करके मैं अपने क्लाइंट को दूँगा, तो मेरे क्लाइंट के सिस्टम पे ये पाथ मिलेगा? नो सर। नो सर। तो फिर अब मान लो अगर प्रोजेक्ट में 20 जगह पाथ है, तो फिर क्लाइंट पाथ चेंज करते बैठेगा। तो हमें क्या करना है, हमें इस कॉन्फ़िग फ़ोल्डर का रियल पाथ निकालना है। स्टैटिक पाथ नहीं, रियल पाथ, मतलब कि नो मैटर ये प्रोजेक्ट कहाँ पे हो, कॉन्फ़िग फ़ोल्डर का, कॉन्फ़िग फ़ोल्डर जिस भी डायरेक्टरी में हो, जिस भी फ़ोल्डर में हो, वो मुझे पाथ ऑटोमैटिकली मिल जाए। तो फिर कोई दिक्कत खत्म हो जाएगी। यस सर। मैं बोल दूँ कि गेट द पाथ ऑफ कॉन्फ़िग फ़ोल्डर, ऐसा कुछ हमें सिस्टम मिल जाए जो अपने आप से इस कॉन्फ़िग फ़ोल्डर का पाथ निकाले, मतलब डायनामिकली। जब अपने आप से निकालेगा, तो चाहे मेरे सिस्टम पे हो, चाहे आपके सिस्टम पे हो, वो पाथ वही निकालेगा जहाँ कॉन्फ़िग होगा। लेकिन अगर हम कॉपी करके दे देंगे, तब तो लफड़ा है। तो रियल पाथ कैसे मिलेगा हमें? रियल पाथ हमें मिल सकता है सॉलिड कॉन्टेक्स्ट से। डेप्रिकेटेड तरीके भी हैं पुराने, बट हम सॉलिड कॉन्टेक्स्ट का तरीका यूज़ करेंगे। तो सॉलिड कॉन्टेक्स्ट हमारे कनेक्शन फैक्ट्री में मिलेगा? नहीं मिलेगा।
No, sir. तो इसके लिए हमें सॉलिड कॉन्टेक्स्ट कहाँ मिल सकता है? एक्सटेंड कर कहाँ पे? STP हाँ, सॉलिड मिलेगा, सही जवाब है। सॉलिड कॉन्टेक्स्ट हमें सॉलिड मिल सकता है, या जेएसपी मिल सकता है, या लिसनर में मिल सकता है। तो हम चाहेंगे कि जब मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट हो उसी समय पूल रेडी हो जाए, तो हम लिसनर का यूज़ Yes. कर लें, ठीक है? तो आइए लिसनर बनाते हैं। तो ये यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे और एक लिसनर बना देंगे। सिंपल इसका नाम दे देते हैं, मान लो एम्प्लॉय लिसनर, ठीक है? लाइफ साइकिल सेलेक्ट कर लिया, फिनिश मार दिया। ये हमने लिसनर बना लिया, ठीक है? ये सब हटा लेते हैं हम, कमेंट्स, कंस्ट्रक्टर, ये सब। अब लिसनर में सबसे पहले एप्लीकेशन स्टार्टअप पे ही कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज्ड मेथड चलेगा। इसके पास है सॉलिड कॉन्टेक्स्ट इवेंट का ऑब्जेक्ट। सॉलिड कॉन्टेक्स्ट इवेंट से हम सॉलिड कॉन्टेक्स्ट निकाल सकते हैं, एंड मिल गया हमें सॉलिड कॉन्टेक्स्ट। सॉलिड कॉन्टेक्स्ट से हम क्या कर सकते हैं? सॉलिड कॉन्टेक्स्ट का एक मेथड होता है गेट रिसोर्स एज स्ट्रीम, या फिर आप ये भी निकाल सकते हो गेट रियल पाथ। गेट रियल पाथ निकालोगे तो आपको एक पाथ मिलेगा। किसका रियल पाथ निकालना है भाई मुझे? कॉन्फिग। तो कॉन्फिग कहाँ है? आपको वेब आईएनएफ के अंदर, वेब आईएनएफ तो बाय डिफॉल्ट ले लेता है, वेब आईएनएफ के अंदर आप बता दें, सॉरी वेब ऐप बाय डिफॉल्ट वेब ऐप लेता है, वेब ऐप के अंदर आप बता दें। तो हमने बोला कि भाई वेब, आप ध्यान समझना मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है? यहाँ मैंने लगाया स्लैश वेब -inf स्लैश कॉन्फिग, ठीक है? इसका अगर हम पाथ निकालेंगे तो निकलेगा ना, या फिर मैं पूरा अगर इस फाइल का ही निकाल लूँ, चलो मैं पूरा ही देता हूँ, कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज। तो ये जो है ना, ये कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज का पूरा पाथ हमें निकाल के दे देगा। मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, आपको मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ। रियल पाथ, अभी देखो पाथ हमने नहीं दिया ना, सिर्फ वेब आईएनएफ के अंदर की जानकारी हम दे देंगे कि वेब आईएनएफ में मेरी फाइल कहाँ है, उसका रियल पाथ ये निकाल के देगा। मैं प्रोजेक्ट को रन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट, फिनिश। देखो दिया ना इसने पूरा का पूरा पाथ। Yes, sir. तो अभी अगर यही प्रोजेक्ट आप अगर अपने सिस्टम पे चलाओगे तो ये रियल पाथ आपके सिस्टम का पाथ दे देगा इसी कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज का। तो लफड़ा खत्म हो गया। Yes, sir. तो रियल पाथ मिलता है सॉलिड कॉन्टेक्स्ट। अब आप इस पाथ को कहाँ भेजोगे? फाइल इनपुट स्ट्रीम में भेजोगे, है ना? क्योंकि आपको क्या करना है, आपको इस कॉन्फिग के अंदर का डिटेल निकालना है, वो फाइल इनपुट स्ट्रीम से निकलता है। तो आपको, आपके पास बनी बनाई इनपुट स्ट्रीम भी होती है, तो आप पाथ निकाल के फिर इनपुट स्ट्रीम बनाएं, बजाय उसके आप डायरेक्ट कर लें। बजाय इसके आप डायरेक्ट कैसे कर लें? सॉलिड कॉन्टेक्स्ट का ही एक मेथड होता है गेट रिसोर्स एज स्ट्रीम, और इसके अंदर आप पाथ दे दें। एक मिनट यार, इसको नीचे करें ना, बहुत परेशान करेगा ये। और इसके अंदर आप क्या कर दें, ये वाला पाथ दे दें। तो ये क्या करेगा, इस पाथ पे जो फाइल है उसको रीड करेगा फाइल इनपुट स्ट्रीम से, और फाइल इनपुट स्ट्रीम का आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा ये। तो अलग से अगर फाइल इनपुट स्ट्रीम बनाओगे तो भी चल जाएगा, और ये वाला बनाओगे तो भी चल जाएगा। तो हमें जो बनी बनाई इनपुट स्ट्रीम है तो यूज कर लें, कोई दिक्कत? No, sir.
तो ये इनपुट स्ट्रीम वही बिल्कुल जो आपने फाइल इनपुट स्ट्रीम पढ़ी है बिल्कुल वही है, ठीक है? वो आपकी रीड हो गई। अच्छा, उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि भाई इनपुट स्ट्रीम में कहीं नल वुल तो नहीं है, या चलो ये सब चेकिंग वेकिंग ज़्यादा नहीं करते हैं, सीधा-सीधा काम करते हैं, ठीक है? तो अब इनपुट स्ट्रीम से हमें क्या करना है, की वैल्यू पेयर में डेटा रीड करना है। तो अब पिक्चर में कौन आएगा? प्रॉपर्टीज़। तो न्यू प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ मिल गई जावा। तो ये रियल पाथ मैं क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ बताइए? ये रियल पाथ मैं क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ? सर हर एक सिस्टम का अलग अलग होगा। नहीं भाई साहब, रियल पाथ कहाँ हर एक सिस्टम का अलग है? अलग से हमें इनपुट फाइल स्ट्रीम हाँ, अलग से स्ट्रीम बनानी पड़ती। तो गेट रिसोर्स एज स्ट्रीम को अगर दोगे तो ये इंटरनली रियल पाथ भी निकालेगा और उस रियल पाथ पे स्ट्रीम भी बना देगा। दो काम कर रहा है ना, इसलिए अलग से करने की ज़रूरत आपको नहीं है। मैं कमेंट में लेकिन ये कोड रख रहा हूँ आपके लिए, आप चाहो तो अलग से बना के देख सकते हो। एंड देन हम प्रॉपर्टीज से क्या कर लेंगे, लोड कर लेंगे, और ये हमने लोड कर लिया। ठीक है, लोड करने के बाद अब हम क्या हो, लोड करने के बाद लफड़ा, अच्छा ट्राई कैच। चलो भाई साहब पहले ट्राई कैच लगा ही लिया जाए, ये नहीं होता है तो दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है, लोड मार लिया। लोड मारने के बाद अब आप जानते हैं, एक मिनट थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। हाँ, लोड मारने के बाद अब जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, की और की मदद से वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं। तो हम कर लेंगे प्रॉपर्टीज डॉट गेट, यहाँ ऑब्जेक्ट मिलेगा और इसमें हम दे देंगे, क्या था की भाई, की क्या था हमारा, db डॉट url, db डॉट यूज़र, ये सब db डॉट url ये हमने दिया, तो हमें मिली एक स्ट्रिंग url। ठीक है, स्ट्रिंग url, और इसी तरह सब कर लेते हैं url, यूज़र नेम, पासवर्ड, ड्राइवर, सारी इंफॉर्मेशन, यूज़र, url, यूज़र, पासवर्ड, ड्राइवर, सारी इंफॉर्मेशन आपने फेच कर ली। ठीक है ना भाई साहब, बताइए यहाँ तक कोई समस्या? नो सर। अब इन इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कनेक्शन फैक्ट्री का ये जो गेट कनेक्शन मेथड है इसको नहीं कॉल करूँगा, मैं एक दूसरा मेथड बनाता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड इनिट मेथड बना लेता हूँ। चलो, और इसके अंदर 4 पैरामीटर भेज दूंगा, स्ट्रिंग url, कॉमा स्ट्रिंग यूज़र, कॉमा स्ट्रिंग पास, कॉमा स्ट्रिंग ड्राइवर। और क्या ये मेथड मैं इधर से कॉल कर सकता हूँ? एरर क्यों आ रहा है यार इस पे? अच्छा, यहाँ कॉमा नहीं है। क्या ये मेथड मैं अब यहाँ से कॉल कर सकता हूँ अपने लिसनर से? यस सर। हो जाएगा। तो कनेक्शन फैक्ट्री का इनिट मेथड चला, सारा url यूज़र नेम पासवर्ड दिया गया और सारा url यूज़र नेम पासवर्ड आ गया अपने इनिट के पास। अब इसी के अंदर अब खेल खेलेंगे हम, हिकारी वाला। चलो ये हटा देते हैं अभी, ठीक है, इसको हम लोग हटा देते हैं, यहाँ ट्राई कैच लगा लेते हैं इसको हटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया भाई, एप्लीकेशन के स्टार्टअप में ही सारी कनेक्शन की डिटेल कनेक्शन फैक्ट्री को प्रोवाइड कर दी। वो कनेक्शन की डिटेल हमेशा कॉन्फ़िग प्रॉपर्टीज़ में रहेगी, उसको हम लोग रन टाइम पे चेंज भी कर सकते हैं बिना एप्लीकेशन के कोड को टच किए हुए। अब सारी डिटेल आपकी यहाँ पे आ गई, तो अब इस डिटेल के बेस पे आपको क्या करना है, अपना वही हिकारी सीपी चलाना है और कनेक्शन को गेट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, न्यू हिकारी कॉन्फ़िग, यही था ना? यस सर। आई एम नॉट रॉन्ग। एंड इससे ही के मेथड मिल जाएंगे हमें सेट वेट मिल जाता था, सेट
यूज़र नेम ही रहेगा ना, JDBC URL भी तो रहेगा। सेट JDBC URL में URL सेट कर दिया एंड सेट यूज़र नेम में यूज़र नेम सेट कर दिया एंड इसी तरह पासवर्ड में सेट पासवर्ड में पासवर्ड सेट कर दिया। तो हिकारी कॉन्फ़िगरेशन हमने दे दी। बाकी मिनिमम आइडल कनेक्शन देना है, मैक्सिमम पूल साइज़ देना है, वो सब हमने आपको पढ़ाया, दे सकते हो। मैं वो सब नहीं दे रहा हूँ, हम सिर्फ डिफ़ॉल्ट पे ही रह रहे हैं, ठीक है। देन हम क्या करते हैं यहाँ पे, हिकारी डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। न्यू, काम नहीं कर रहा यार, क्या दिक्कत है। हिकारी डेटा सोर्स, स्पेलिंग गलत हो रही शायद। हिकारी डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट मिला एंड हिकारी डेटा सोर्स के ऑब्जेक्ट से हमें हिकारी डेटा सोर्स मिल जाएगा और इससे गेट कनेक्शन। तो हिकारी डेटा सोर्स को पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन देनी पड़ेगी ना, तो इसका कंस्ट्रक्टर यूज़ करना पड़ेगा ये, ठीक है। सारी कॉन्फ़िगरेशन दे दिए, ये हमें एक पूल ऑफ ऑब्जेक्ट बना के दे देगा, ठीक है। इसको क्या करते हैं, हम ऊपर होल्ड करके रख लेते हैं। तो अगर मैं ऊपर यहाँ पे अगर इंस्टेंस वेरिएबल बनाऊंगा तो वो स्टैटिक में यूज़ नहीं होगा, तो मैं कॉमन वेरिएबल बना लेता हूँ, प्राइवेट स्टैटिक हिकारी डेटा सोर्स एंड हिकारी डेटा सोर्स, और ये हिकारी डेटा सोर्स में ही हम यहाँ वैल्यू रख देंगे। सारी इसमें आ गया हिकारी डेटा सोर्स हमारा ऑब्जेक्ट, यस सर। ठीक है। बाकी कुछ अगर एक्सेप्शन आएगा तो e.print stack टेस्ट चल जाएगा। तो ये काम होगा एप्लीकेशन की स्टार्टअप पे, और ये मेथड में कहीं से भी कॉल नहीं करूंगा, ये सिर्फ ओनली एक बार चलेगा। कब? जब मेरा लिसनर चलेगा। और लिसनर का इनिट मेथड जो है, कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज्ड मेथड, वो एक ही बार चलता है। यस सर। अब जब मेरा पूल रेडी है तो अब इस पूल से मैं, मुझे जब चाहिए तब मैं कनेक्शन गेट करूंगा। तो हिकारी डेटा सोर्स से मैं डॉट गेट कनेक्शन जब मैंने कर लूंगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, हम यहाँ पे क्लास डॉट फॉर नेम नहीं लिखे हैं, क्लास डॉट फॉर नेम, और यहाँ पे ड्राइवर भी दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारा काम किया। अब जब भी मुझे कनेक्शन चाहिए होगा तो मैं हिकारी डेटा सोर्स डॉट गेट कनेक्शन करूँगा और मुझे कनेक्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे थ्रोज भी कर लेते हैं और रिटर्न। बताओ भाई, कोई दिक्कत? नो सर। सबको समझ में आ रहा है? बहुत शांति हो गया है। सर इसको जब Yes, sir. कैच के बाहर करेंगे तो इसको लोग क्लोज भी कर सकते हैं फाइनली लगा के कनेक्शन को। हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल। क्लोज करेंगे तो कनेक्शन नहीं क्लोज होगा ना, पूल में कनेक्शन क्लोज नहीं होता, जाके वापस से बैठ जाता है। तो यस हम सर। हाँ यूज़ करते हैं, जाके वापस बैठाते हैं, यूज़ करते हैं, वापस जाके बैठाते हैं, ये काम हो जाएगा यहाँ। अच्छा, तो ये आपके एप्लीकेशन स्टार्टअप के समय ही कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज से ये काम हो गया, ठीक है। और आपका यहाँ पे ये वाला मेथड चलेगा, आपका हिकारी डेटा सोर्स रेडी है। अब जब जब यूज़ करना होगा तो ये इसका यूज़ करके हम कनेक्शन गेट कर लेंगे। चलो अब ये सब बंद कर लेते हैं, ये लिसनर ही बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ भाई, कनेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये हमें टेस्ट भी कर लेना चाहिए। तो एक मैं क्या करता हूँ, एक और पैकेज बनाता हूँ मैं, एक क्लास इनफैक्ट बनाता हूँ विथ पैकेज com डॉट टेस्ट। इससे हम टेस्टिंग करेंगे लॉन्च में मेन मेथड बना के। ये इजी वे है टेस्ट करने का। आओ ज़रा टेस्ट करते हैं कनेक्शन मिल रहा है कि नहीं। तो कनेक्शन फैक्ट्री डॉट डॉट, अरे भाई डॉट के आगे गेट कनेक्शन मेथड चल ही नहीं रहा है, प्राइवेट से स्टैटिक नहीं बनाया है इसलिए तो नहीं चल रहा है। चलो स्टैटिक, तो ये हो गया डॉट गेट कनेक्शन, सिस आउट कर लेते हैं। तो अगर कनेक्शन हमें मिल गया यहाँ पे, मतलब हमने सब कुछ ठीक किया हुआ है।
अच्छा ये भाई साहब वहाँ थ्रोस किए थे तो ट्राई कैच भी लगाना पड़ेगा, तो ट्राई कैच लगा दिया। चलिए राइट क्लिक करिए और इसको रन एज जावा एप्लीकेशन कर दीजिए। लॉन्च मेन मेथड वाली क्लास है, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए है। तो देखिए नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है, कैन नॉट इन्वोक बिकॉज गेट कैन बिकॉज कॉम हिकारी डेटा सोर्स इज नल। तो हमारा एक्सेप्शन आ गया, मतलब कि हमारा काम परफेक्टली हुआ नहीं, नल आ गया भाई साहब। अच्छा नल क्यों आया बताइए, चलिए आप में से कौन बताएगा कि नल क्यों आया। बोला हिकारी डेटा सोर्स नल है। हमने चलाया लॉन्च, हमने अपना प्रोजेक्ट तो रन किया नहीं है सर्वर Yes, पे, sir. तो सर्वर पे रन लिस्टनर नहीं, चला ही नहीं। हाँ लिसनर चला ही नहीं। जब लिसनर नहीं चला तो ये मेथड नहीं चला, जब ये मेथड नहीं चला तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल ही ना रहेगी। तो आइए एक तरफ रन ऑन सर्वर भी कर देते हैं, ये करना बहुत ज़रूरी है। रीस्टार्ट, तो पहले इसका चलना ज़रूरी था। ठीक है ये चल गया हमारा। अब आते हैं अपने लॉन्च को राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करते हैं। तो क्या दिक्कत आ रही है, आई थिंक प्रॉपरली काम हो नहीं रहा है शायद। रिफ्रेश कीजिए सर, हाँ रिफ्रेश सब कीजिए। हाँ वही कुछ करना पड़ेगा। या चलिए एक काम करते हैं ना, इसको हटाते हैं, हमको लग रहा है ये इसमें ले नहीं पा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, पहले प्रोजेक्ट में ही टेस्ट कर लेते हैं, प्रोजेक्ट में टेस्ट कर लेते हैं। अगर प्रोजेक्ट में नहीं बना तो फिर देखा जाएगा। तो ये कनेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे टेस्ट होगा। टेस्ट करने के लिए तो यार ताम झाम करना पड़ेगा, ठीक है। चलो वो ताम झाम कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कनेक्शन हमें मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो देखा जाएगा। अब सबसे पहला काम क्या करना है भाई बताइए। सबसे पहला काम, कनेक्शन हम लोग अभी साइड में रखते हैं, कनेक्शन हम लोग अभी टेस्ट कर लेंगे। इसी प्रोजेक्ट में जब फ्लो यहाँ तक पहुँचेगा ना तो कनेक्शन हमारा टेस्ट हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ एक चीज़ हम ये चेक कर लेते हैं कि ये इनिट मेथड हमने लिसनर से कॉल किया था कि नहीं किया था, ये हमें याद ही नहीं है। तो इनिट मेथड हमने कॉल किया था, हाँ किया था इनिट मेथड। तो इनिट मेथड हमारा चला होगा, ठीक है। इनिट मेथड तो मेरा चल गया होगा। तो यहीं पे हम हिकारी डेटा सोर्स जो है ना, यहाँ पे यहीं पे टेस्ट कर लेते हैं। कनेक्शन, और मैं कर लेता हूँ सिस आउट, ठीक है। और ये वाला गेट कनेक्शन मेथड में मुझे कॉल भी करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ यहीं से स्टार्टअप के समय ही, सिर्फ टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि यहाँ पे कनेक्शन क्यों गेट कर रहे हैं, हम लोग चेक करना चाह रहे हैं कनेक्शन मिल रहा है कि नहीं। कनेक्शन नहीं मिलेगा तो सब बर्बाद है ना, कोड कोई मतलब है। चलिए तो हम स्टॉप करते हैं और रीरन करते हैं। हाँ भाई मिल रहा है ना कनेक्शन, Yes, sir. है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो तो ये सब हटा देते हैं। जो भी हमने यहाँ पे प्रिंट किया था, 2 बार प्रिंट किया था ना यहाँ, तो दोनों बार हमें दिख रहा है। चलो बढ़िया है, तो ये भी हटाया जाए और ये भी हटाया जाए। जब मिल रहा है तो सब कुछ आप हटा लीजिए और अपना कोड कायदे से लिख दीजिए। टेस्टिंग पूरी हुई हमारी, अब हमें कनेक्शन का कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है, कनेक्शन मिल जाएगा। चलिए तो कनेक्शन हो गया हमारा। अब आते हैं अपने मॉड्यूल पे। तो ये लिसनर में बंद कर रहा हूँ। कनेक्शन का भी कोड हमारा, जब भी मुझे कनेक्शन चाहिए होगा मैं गेट कनेक्शन कॉल कर दूंगा, इसको भी बंद करो। आगे वापस से इंडेक्स पे ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करने पे हमें एम्प्लॉय को ऐड करना है, ठीक है। तो एम्प्लॉय को ऐड अगर करना है, अच्छा ये एम्प्लॉय ऐड करने से पहले एम्प्लॉय ऐड कहाँ होगा, टेबल में ऐड होगा। तो टेबल बनाने का लॉजिक लिखे हैं, No, sir. नहीं लिखे हैं, तो टेबल बनाने का भी लॉजिक लिखना पड़ेगा।
सो एक काम करते हैं हम लोग, कनेक्शन तो यहाँ से हो जाएगा पूरा हम लोग का, टेबल बनाने का लॉजिक आइए इसी में लिख देते हैं। तो राइट क्लिक करते हैं, एक सिंपल सी हम अगर क्लास बनाएं या फिर एकदम जो करेक्ट अप्रोच है, सबसे पहले मैं क्या इंटरफेस बनाना चाहिए, है ना। एक इंटरफेस बनाते हैं। क्यों पहले इंटरफेस बनाते हैं क्लास से पहले, बताइए। लूज कपलिंग, हाँ, लूज कपलिंग अचीव मॉड्यूलर, करने के लिए, रन टाइम स्टैंडर्डाइजेशन। पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैंडर्डाइजेशन। इससे फ़ायदा ये होता है कि भाई अगर हम एम्प्लॉय डाउ इंटरफेस के बेस पे अगर इम्प्लीमेंटेशन बनाए हैं तो कल को दूसरी इम्प्लीमेंटेशन से रिप्लेस भी कर सकते हैं, यस सर, है ना। मेथड वेथड सब सेम ही रहेंगे अगर, तो इसलिए यस सर। एम्प्लॉय डाउ हमने कर दिया, एम्प्लॉय डाउ नाम ठीक है ना, चलो ठीक है, ये हो गया। और इस इंटरफेस के अंदर एक मेथड बनाते हैं हम, पब्लिक वॉइड क्रिएट टेबल, ठीक है। पब्लिक क्यों लिख रहा हूँ यार, आदत हो गया है पब्लिक लिखने का। पब्लिक नहीं लिखेंगे तो कौन सा मेथड हो जाएगा ये? पब्लिक ही रहेगा। हाँ, डिफॉल्ट और नहीं नहीं गुरु, पब्लिक ही रहेगा, इंटरफेस है ना। एंड हम कर लेंगे एम्प्लॉय डाउ IMPL, इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ से ऐड कर लीजिए आप एम्प्लॉय डाउ को एंड फिनिश मार दीजिए। ये इम्प्लीमेंट्स हो गया एंड क्रिएट टेबल आ गया। यहाँ पे लगा लीजिए आप ट्राई कैच एंड यहीं पे आपको टेबल क्रिएशन का लॉजिक लिखना है। अब टेबल क्रिएशन का लॉजिक में हम स्ट्रिंग SQL पहले लिख देते हैं। क्या होगा भाई, क्रिएट टेबल, टेबल नेम कर देते हैं हम एम्प्लॉय, ठीक है। और कुछ इस तरीके से हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बना देते हैं सीरियल नंबर जो कि इंट होगा और प्राइमरी की होगा, प्राइमरी अंडरस्कोर की, सॉरी प्राइमरी स्पेस की होता है ना, एंड ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। अंडरस्कोर होता है कि नहीं होता है ऑटो इंक्रीमेंट में? होता है सर। होता है ना, जहाँ तक याद आ रहा है, हम भी सिंटेक्स भूल जाते हैं, कभी कभी तो लिखना रहता है ये सब, ठीक है। बाकी और क्या क्या था भाई, नेम था वैर, कैर 30 ले लो इसको, ठीक है। और क्या था भाई, नेम एड्रेस होगा वैर कैर 100 ले लो इसको मान लो, ठीक है। नेम एड्रेस एज था, एज तो आप इंट में ले लीजिए। देखिए कॉमा नहीं भूलना है ना, ये कॉमा और खेल खराब। एंटर सैलरी, और ये भी इंट में, तो ये आपका बन गया SQL। एंड देन हमें अगर टेबल क्रिएट करवाना है तो अब मेरे को भाई कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो कनेक्शन हम निकाल लेंगे कनेक्शन फैक्ट्री से, डॉट गेट कनेक्शन, ठीक है। और देन मैं क्या कर लूँगा, कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट और SQL क्वेरी पास कर दूंगा। मैं प्रीपेड स्टेटमेंट क्यों यूज़ नहीं कर रहा हूँ भाई? कोई डायनामिक डेटा नहीं ले जा रहे हैं, सो हाँ हाँ, इसीलिए ये हो गया, क्योंकि प्री कंपाइलेशन का लफड़ा चाहिए नहीं अभी हमें। एंड सीधे एग्जीक्यूट मार देंगे, SQL ख़त्म। ये हमारा टेबल बन जाएगा, और नहीं बना तो एक्सेप्शन आ जाएगा कुछ दिक्कत हुई तो, ठीक है। और इसी क्रिएट टेबल को आपको अपने लिसनर से कॉल कर लेना है। तो स्टार्टअप में ही पहले तो कनेक्शन वाला कोड ऊपर रहेगा ना आपका, कनेक्शन का कोड आपका ऊपर रहेगा। कनेक्शन जैसे ही आपने कनेक्शन इस्टेब्लिश करवाया, यहीं आप नीचे कॉल कर दें अपना कौन सा मेथड, एम्प्लॉय डाउ का। तो मैं न्यू एम्प्लॉय डाउ इम्प्लीमेंटेशन, और इसको मैं एम्प्लॉय डाउ में होल्ड करूँगा, हमेशा पेरेंट में होल्ड करना चाहिए।
ठीक है, ये एम्प्लॉय डाउ और इसी का मेथड, मेथड का नाम क्या था भाई? क्रिएट टेबल। तो इस तरीके से आपका स्टार्टअप पे ही टेबल क्रिएट होना चाहिए। आइए रन करके देखते हैं। तो छोटे-छोटे पीस ऑफ कोड को आपको इस तरीके से चला-चला के देखते रहना है। इकट्ठा अगर करोगे कोई दिक्कत आएगी तो फिर उस प्रॉब्लम को खोजने में आपको बहुत टाइम लगेगा, दिक्कत होगी, डिबग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी ईज़िली आप कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमारा खुल गया है कंसोल में। कंसोल में प्रॉब्लम दिखा रहा है, टेबल एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट। चेक लगा देते सर, इफ नॉट एग्जिस्ट होगा तो वो भी हो जाता। हाँ, वो भी कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत है नहीं वैसे, ये प्रिंट स्टैक ट्रेस दे रहा ना, कोई दिक्कत है नहीं। तो लेकिन कैसे एग्जिस्ट हो गया यार? हम हमारे अभी तो हमने डेटाबेस, हाँ कनेक्शन का कोड किधर लिखा है हमने? फैक्ट्री में, लिसनर में कॉन्फ़िगरेशन दिया है, कहाँ गया यार? इतना इधर उधर लिख दिए हैं कि सब मिनी है। देखे तो मिनी में कब बन गया यार ये? 2 बार चला है क्या? लग रहा है। अच्छा, वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता है ना? यस सर। हाँ, इसलिए। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, ये एक्सेप्शन तो आपका कंसोल में है ना, इससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है भाई। एक्सेप्शन से कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। तो आप लगा सकते हो, इफ़ नॉट एग्जिस्ट भी लगा सकते हो, क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, पर कोई नीड है नहीं। तो अगर आप ये प्रिंट स्टैक ट्रेस को अगर नहीं लिखते हो तो कोई एक्सेप्शन भी आपको नहीं दिखेगा, साफ सुथरा रहेगा। ठीक है, चलो ये हो गया आपका काम। तो टेबल हमारा मतलब बन रहा है ना? टेबल परफेक्टली हमारा बनना है, मतलब मेरा इंडेक्स खुलने से पहले अब टेबल रेडी हो चुका है। ये जो मेरा इंडेक्स खुल रहा है, टेबल रेडी हो चुका है। अब क्या काम किया जाए भाई? लिसनर का काम खत्म, डाओ का यस ये तो इंटरफेस है, ये क्रिएट टेबल वाला इसका भी अभी काम फिलहाल के लिए तो ख़त्म है, कनेक्शन का काम ख़त्म है, ये कॉन्फ़िग बंद कर दिया जाए। चलो सब बंद कर, इंडेक्स पे आ जाते हैं। अब हम भाई जैसे हमने एप्लीकेशन शुरू किया, मेरा भाई कनेक्शन भी हो गया, मेरा टेबल वेबल सब बन के चकाचक रेडी है। तो उस टेबल में अब ऐड एम्प्लॉय करना है। ऐड एम्प्लॉय करने के लिए हम जाएंगे ऐड एम्प्लॉय डॉट JSP पे, और ऐड एम्प्लॉय डॉट JSP मेरा एक डायनेमिक पेज है, तो हम उसको बनाएंगे अपने व्यू में। यहाँ आएंगे, न्यू करेंगे और एक JSP बना देंगे, ऐड एम्प्लॉय डॉट JSP। ये आपका ऐड एम्प्लॉय डॉट JSP बन गया। इसी तरह हमको जब कल को रीड करना होगा तो उसके लिए हम एक बना दें रीड एम्प्लॉय डॉट JSP, सर। है ना? इस तरह से हम ऐड और रीड बना के रखते हैं। चलिए, ऐड एम्प्लॉय डॉट JSP में एक फॉर्म बनाना पड़ेगा हमें। क्या क्या डेटा ले जाना है भाई साहब? तो फॉर्म, जब भी हम डेटा ऐड करेंगे, अगर आपको हिडन रखना है तो भाई गेट, अदरवाइज पोस्ट, एक्शन नहीं, मेथड, मेथड कर लिया हमने पोस्ट। ठीक है, और इसमें हमने लगा लिया इनपुट, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू, कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, प्लेस होल्डर, एंटर नेम, एंड इसी को आप सिंपल कॉपी पेस्ट कर दीजिए, काम हो जाएगा। एंड यहाँ पे बटन बना देंगे हम ऐड नाम का। तो नेम हो गया, एड्रेस हो गया, एज हो गया, ठीक है, और सैलरी। चाहो तो इसकी जगह आप चेंज कर सकते हो टाइप को, लेकिन ठीक है हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं। एंटर एड्रेस, एंटर एज और एंटर सैलरी। अच्छा, एक चीज़ देख लेते हैं हम लोग, अपना जो टेबल मेरा बना है उसका स्ट्रक्चर एक बार देखना चाहेंगे, सही बना है कि नहीं बना है। ऑटो इंक्रीमेंट आया है ना, प्राइमरी की भी है, नेम, एड्रेस, एज, सैलरी, चलो ठीक बना है। सो ये हो गया आपका। अब ये वाला पेज खुलेगा कैसे?
हम चाहते हैं कि भाई इस पे ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करें तो ये वाला पेज खुल जाए, उसका क्या तरीका होगा? सर्वलेट लेना पड़ेगा ना यहाँ पे एक्शन में। हाँ, एक सर्वलेट नहीं, इसमें का नेम देना होगा सर। वो और इसकी सर्वलेट लिंक का नाम, सर्वलेट का नाम, JSP का नेम सर। जेएसपी का नेम। और भाई और कुछ? सर जेएसपी का नेम डाल सर देंगे। डायनेमिक जेएसपी है तो पहले तो कंटेनर पे नहीं ही ना जाएगा। हाँ, यही आंसर चाहिए था। डायनेमिक जेएसपी है तो डायरेक्ट हम नहीं कॉल करा सकते, वो सर्वर से ही कॉल होगा, तो उसके लिए हम एक बनाएंगे सर्वलेट। सर्वलेट का नाम हम रख देंगे ऐड एम्प्लॉय, ठीक है, और इसमें हम गेट और पोस्ट दोनों मेथड बनाएंगे। कल कोई मुझसे पूछा था कि मल्टीपल यूआरएल्स क्यों बनाते हैं, शायद अलमास ने पूछा था ना? यस सर। हाँ, देखिए अभी आपको वो चीज़ क्लियर होगी। कई सारे यूज़ केसेस हैं मल्टीपल यूआरएल बनाने के, तो अभी थोड़ा सा वो पार्ट भी आएगा यहाँ पे। अब देखो, मैं चाहूँ तो 2 सर्वलेट बना सकता हूँ। एक सर्वलेट से मैं एम्प्लॉय व्यू के लिए बनाऊँ सिर्फ, और एक सर्वलेट पे एम्प्लॉय का डेटा हैंडल कराऊँ, है ना? मतलब मैं ऐसा बना सकता था कि यहाँ पे मैं बनाता एम्प्लॉय व्यू एम्प्लॉय, तो व्यू एम्प्लॉय वाला सर्वलेट चलता, उस पे से हम डिस्पैच कहाँ कर देते हैं? ऐड एम्प्लॉय पे। फिर ऐड एम्प्लॉय पे जब डेटा भर के जाते हैं तो इससे हम ऐड एम्प्लॉय वाला दूसरा सर्वलेट कॉल कर लेते हैं। तो हमें 2 सर्वलेट की नीड पड़ती है, लेकिन हम ये दोनों काम एक ही सर्वलेट से करा सकते हैं। कैसे? देखो, हम इस पे एक गेट मैपिंग बना लेंगे, पोस्ट मैपिंग बना लेंगे। तो अगर मैं यहाँ से, इसका यूआरएल अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ऐसे कर लेते हैं ऐड एम्प्लॉय। अगर मैं यहाँ से ऐड एम्प्लॉय चलाता हूँ तो ऐड एम्प्लॉय चलेगा कि नहीं चलेगा सर्वलेट, बताइए? चलेगा सर। तो कौन सा मेथड चलेगा, गेट वाला कि पोस्ट वाला? चलेगा, गेट वाला। यहाँ से हम रिक्वेस्ट डॉट गेट डिस्पैचर, रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और यहाँ से हम डिस्पैच कर लेंगे अपने वेब आईएनएफ व्यू और ऐड एम्प्लॉय पे, ठीक है? तो एक काम कर लेते हैं, कॉपी क्वालिफाइड नेम एंड पेस्ट हियर, ठीक है? तो ये वेब आईएनएफ, तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्विच हो जाएंगे एंड देन फॉरवर्ड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है? तो आप आ गए कहाँ पे? ऐड एम्प्लॉय डॉट जेएसपी पे। और ऐड एम्प्लॉय डॉट जेएसपी पे जब हम डेटा भरेंगे ना, तो हम अगेन फिर से इसी सर्वलेट पे चल जाएंगे, ऐड एम्प्लॉय पे। और अब कौन सा ऐड एम्प्लॉय का चलेगा? पोस्ट वाला, ठीक है? तो कई बार हम ऐसा करते हैं कि भाई सेम ही यूआरएल आप यहाँ भी दे रहे हो, ये सेम ही यूआरएल आप क्या कर रहे हो, यहाँ भी दे रहे हो फॉर पोस्ट मैपिंग, एंड सेम यूआरएल फॉर आप गेट मैपिंग भी दे रहे हो। तो रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसका 2 यूआरएल बना देते हैं एक ही सर्वलेट का। वो आपको हमने बताया है कैसे बनेगा। यूआरएल पैटर्न्स, ठीक है, लगाइए कर्ली ब्रैकेट, और अब इसमें हम क्या करते हैं, एक यूआरएल और बनाते हैं। उस यूआरएल का नाम ऐड एम्प्लॉय नहीं रखेंगे, उस यूआरएल का नाम रख देंगे हम व्यू ऐड एम्प्लॉय, और व्यू ऐड एम्प्लॉय हम देंगे यहाँ पे। ऐसे भी चल जाता, लेकिन ये ज़्यादा सही लग रहा है ना, क्योंकि ये व्यू वाला काम है। हालांकि व्यू ऐड एम्प्लॉय से भी वही सर्वलेट चलेगा, ऐड एम्प्लॉय से भी यही सर्वलेट चलेगा, लेकिन रीडेबिलिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं हम? यस सर। जहां जहां गेट मैपिंग हम कराएंगे, जहां हम व्यू कराना चाहते हैं, वहां से हम सिर्फ व्यू ऐड एम्प्लॉय दे देंगे, तो यहाँ से वही चलेगा हमारा, उसका गेट चलेगा। और जहां से हम ऐड एम्प्लॉय लगाएंगे वहां से हम हमेशा पोस्ट मैपिंग भेज देंगे, तो उससे हमारा पोस्ट वाला चल जाएगा। तो इस तरह से मल्टीपल यूआरएल्स का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो एक बार यहाँ रिपीट करिए सर, एक बार सर। यहाँ पे 2 यूआरएल हमने बनाया है। एक यूआरएल हम बना दिए हैं गेट मैपिंग के लिए, एक यूआरएल हम बना दिए हैं पोस्ट मैपिंग के लिए।
तो जहाँ जहाँ इस सर्वलेट को हम गेट रिक्वेस्ट से एक्सेस करेंगे वहाँ हम ये वाला यूआरएल यूज़ कर लेंगे। जहाँ जहाँ इस सर्वलेट के पोस्ट वाले को यूज़ करेंगे वहाँ हम ये वाले यूआरएल को यूज़ कर लेंगे। चाहते तो हम क्या दोनों गेट पोस्ट को सेम यूआरएल से एक्सेस कर सकते थे? यस सर। कर सकते थे, बट ये ज़्यादा अच्छा अप्रोच है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स पे आऊँ, इस पे क्लिक करूँगा तो मेरा ऐड एम्प्लॉय डॉट जेएसपी खुलना चाहिए। उसमें जब मैं डेटा भर के ऐड पे क्लिक करूँगा तो वो डेटा मेरा इस डू पोस्ट में जाना चाहिए। आइए चेक करते हैं डू पोस्ट में जा रहा है कि नहीं। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, एक डेटा पहले चेक कर लेते हैं, सिर्फ नेम को, नेम आ रहा है कि नहीं। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक अगर आप करेंगे तो सब गड़बड़ा जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से आपको कोड लिखना है। ठीक है, एंड नेम। तो आइए इसको रन करके देखते हैं। रन एज, रन ऑन सर्वर, फिनिश। क्या हुआ है? सर्वर सेलेक्ट नहीं हुआ शायद। कोई वेट कर रहा था क्या मीटिंग में? ब्लिंक साउंड आया था अभी। कोई नहीं है। सर्वर फेल हो रहा है स्टार्ट होने में, क्यों बताइए? क्योंकि यहाँ पे एक स्लैश भूल गए हैं। अब ये एक स्लैश आपको कितना परेशान कर सकता है, सोचो। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। कल मैंने एक बात आपको बताई थी कि यहाँ पे अगर मैं स्लैश लिख दूंगा तो क्या होगा? वो प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग वाला वो लेगा, पोर्ट पे ही उठाने लगेगा। सर एज ए न्यू डायरेक्शन, रीडायरेक्शन। पोर्ट पे ही उठा लेगा वो। चलो ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं। अरे ऐड एम्प्लॉय पे क्या हो रहा है यार? ये रिफ्रेश करें फिर से। अरे भाई साहब, हाँ अब खुला, रिफ्रेश ही नहीं हुआ था। बाकी नेम वेम भरिए कुछ भी, ऐड पे क्लिक कीजिए और आ रहा है डेटा। ठीक है, इसका मतलब अभी तक का फ्लो पूरा सही है। चलिए भाई साहब, यहाँ तक आ गया, कंसोल क्लियर कर लेते हैं। अब आपका डेटा आपके सर्वलेट में आ रहा है। अब क्या किया जाए आगे? अब हमें इस सर्विस पे भेजेंगे यहाँ से। हाँ, यहाँ से आगे भेजेंगे, लेकिन उससे पहले हम डेटा को बाइंड करेंगे। अब डेटा बाइंड करने के लिए हम डीटीओ का यूज़ कर लेंगे। एंड यहाँ पे क्लास बना लेते हैं एम्प्लॉय डीटीओ। ठीक है, और यहाँ पे हमें सारी फील्ड बनानी होगी। तो प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस, प्राइवेट इंट एज, प्राइवेट स्ट्रिंग सैलरी। ठीक है, कंस्ट्रक्टर्स बना देंगे हम। काम नहीं कर रहा है। गेटर सेटर्स, चलो पहले ही बना देते हैं, जो हाथ लग जाए वही बना दीजिए। एंड एक हम बना लेंगे कंस्ट्रक्ट यूजिंग फील्ड्स। ठीक है, सारा रेडी है हमारा। टू स्ट्रिंग भी बना लो, टू स्ट्रिंग को भी इम्प्लीमेंट करके रखो, प्रिंट करने में आसानी होती है। जनरेट टू स्ट्रिंग, ये सारा बॉयलर प्लेट कोड रेडी है हमारा। बंद कर लीजिए। ज़्यादातर कोड ना आप यहाँ मत खोला कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको ही कन्फ्यूज़न होगा। उतना ही खोल के रखिए जितने में आप काम कर रहे हो। ठीक है भाई साहब, तो अब हमें ये सारा जो है रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर जो हम निकालेंगे, इन सबको हम बाइंड कराएंगे। तो पहले निकाल लेते हैं। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर एड्रेस, ठीक है, एड्रेस, और सब का सब आपको स्ट्रिंग में ही मिलेगा। वहाँ नंबर भी होगा तो स्ट्रिंग में ही मिलेगा। ठीक है, अगर आपको नंबर में भेजना है तो आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एज और सैलरी, या मैं बोलूँ कि पार्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो एज एंड सैलरी, एंड इन सारी की सारी वैल्यूज़ को हम अपने डीटीओ में बाइंड कर देंगे। न्यू एम्प्लॉय डीटीओ यूजिंग कंस्ट्रक्टर
ये हो गया बाइंड। अच्छा, इसमें आप ध्यान दें कि बाइंडिंग के समय आप कंस्ट्रक्टर को ज़रा ध्यान से अपने देख लेना कि इसमें पहले क्या है बाद में क्या है कंस्ट्रक्टर में। तो नेम एड्रेस एज सैलरी है, ठीक है। नेम एड्रेस, तो नेम एड्रेस गया, एज हमारा तो भाई यहाँ पे स्ट्रिंग में है और उधर इंट में है, तो हम कैसे कर सकते हैं, इंटीजर डॉट पारसेंट, इंटीजर डॉट पारसेंट ऑफ एज, एज चला गया, और ऐसे ही हम सैलरी को भी पारसेंट करके कन्वर्ट करके और अपने इसमें भर दिया हमने। क्या दिक्कत हो रही है यार भरने में? नेम एड्रेस कुछ तो दिक्कत हो रही भाई। एम्प्लॉय डीटीओ, इंट और सैलरी, स्ट्रिंग में सैलरी सर। सैलरी स्ट्रिंग में ले लिया क्या? अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, कहाँ कहाँ चेंज करना पड़ेगा, ये इसको ये हटाना पड़ेगा इसका, एक बार फिर से सर कर लीजिए, डू के वो क्या बोलते हैं, पूरा। सेट और हाँ। अरे यस सर। बहुत मेहनत लग जाएगा। बस वो तो क्या है, इंट मार दिया इधर और इधर सेल इधर ऐड कर लेते हैं इसका। तो हाँ यार सही, उतना उतना ही तो मेहनत लगाना पड़ा इसको भी करने के लिए। चलो, ट्राई करके देखा हूँ सर, वो ज्यादा एफिशिएंट लगा हाँ मुझे। तो हाँ, इसमें कभी कभी गलती छूट जाती है कुछ तो फिर। हाँ अभी सही है ना। तो ये हमारा हो गया एम्प्लॉय डीटीओ। अब एम्प्लॉय डीटीओ को पूरा उठा करके हम ले चलेंगे अपने नेक्स्ट लेयर सर्विस पे। एंड अगेन सर्विस पे हमें पहले बनाना है इंटरफेस, ध्यान रखें। सर्विस और डाओ जो लेयर है इस पे पहले इंटरफेस बनेगा, ठीक है। तो आ जाते हैं हम सर्विस पे और यहाँ पे एक सिंपल सा हम बना लेते हैं इंटरफेस, और नाम इसका दे देते हैं हम एम्प्लॉय सर्विस, ठीक है। एम्प्लॉय सर्विस दे दिया। एंड इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास भी बना लेते हैं, एम्प्लॉय सर्विस IMPL। यहाँ से ऐड कर लेते हैं पेरेंट इसका एम्प्लॉय सर्विस, ठीक है। तो ये हमारा नीचे यहाँ सब बन रहा है, इसको उठा के साइड में लाया जाए। तो DTO क्लोज कर देते हैं, DTO काम मुझे नहीं लगता अब है, और इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, जब रन करूँगा तो यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ से भाई साहब अब हम सर्विस पे आएंगे। सर्विस पे, अच्छा सर्विस का पहले पेरेंट में मेथड बनाना होगा, ठीक है। तो सर्विस पे एम्प्लॉय जब हम ऐड करेंगे तो क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? स्ट्रिंग रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, प्राइवेट स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग एंड ऐड एम्प्लॉय, ये सर्विस का एक मेथड बनाया, और इसके अंदर हमारा आएगा एम्प्लॉय DTO, एम्प्लॉय DTO, एम्प्लॉय DTO। इस तरीके से डेटा आपका सर्विस लेयर पे आएगा। सर्विस लेयर पे आप वैलिडेशन वगैरह करा सकते हो। कोर में बताया हमने वैलिडेशन कराना, यस सर। करवाया था शायद, जहाँ तक थोड़ा थोड़ा हमें ध्यान है। वैलिडेशन वगैरह तो किए ही हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेंगे इसको, ठीक है। और यही वाला ऐड वाला मेथड यहाँ से हमें चला देना है। तो ये ऐड वाला मेथड चलाने के लिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, न्यू एम्प्लॉय सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, या ऐसा करूँ मैं, एम्प्लॉय सर्विस, एम्प्लॉय सर्विस इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, सॉरी, न्यू एम्प्लॉय सर्विस इम्प्लीमेंटेशन,
ठीक है, ये हो गया आपका एम्प्लॉय सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन हो गया। इंसर्ट से कीजिए कॉल इसका मेथड ऐड एम्प्लॉय और अपने डीटीओ को भेज दीजिए। तो इस तरीके से आपका डेटा आकर के अब गया अपने अगली लेयर पे, ठीक है। इस लेयर से कहाँ पे जाना है अब? इस लेयर से हमें जाना है डाउ लेयर पे, बट उससे पहले हम यहाँ पे डेटा के साथ कुछ वैलिडेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें से निकाल के आप नेम की लेंथ चेक कर लो, है ना, एड्रेस की लेंथ चेक कर लो, फॉर्मेट चेक कर लो, ये सब चीज़ें कर लोगे ना। Yes, sir. ठीक, ये तो बताया हुआ है स्ट्रिंग में, इसमें सिंपल होता है ये। चलो ये हो गया आपका, यहाँ तक आपका एम्प्लॉय आ गया। अब यहाँ से यहाँ पे हम लोग बेसिकली डेटा प्रोसेसिंग का काम करते हैं, लाइक वैलिडेशन, लाइक वैलिडेशन। चलो ये इसके बाद हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं अगली लेयर पे, जो कि हमारे डाउ। तो डाउ लेयर की बारी अब आ रही भाई, अब सर्विस से डेटा आएगा डाउ पे, एंड यहीं पे हम इंसर्ट करवा देंगे। तो डाउ पे क्या करेंगे? पहले डाउ का पेरेंट उठाते हैं और डाउ के पेरेंट में एक मेथड ऐड करते हैं, ऐड एम्प्लॉय। एक मिनट यार, ये सर्विस खुल गया क्या? नहीं, सर्विस नहीं, एम्प्लॉय डाउ। हाँ, यहाँ पे एक मेथड ऐड करते हैं, ऐड एम्प्लॉय। ठीक है, ऐड एम्प्लॉय कर देंगे। ऐड एम्प्लॉय में आ क्या रहा है भाई? एम्प्लॉय डीटीओ आ रहा है। यहाँ पे आपका एम्प्लॉय डीटीओ, एम्प्लॉय डीटीओ, ठीक है, ये हो गया। और इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लीजिए। ठीक है, इम्प्लीमेंट हो गया। इम्प्लीमेंट होने के बाद अब हमें क्या करना है भाई? ये डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए क्या क्या किया जाएगा? कनेक्शन हाँ, कनेक्शन, एसक्यूएल, ये वाला लफड़ा पूरा ये कॉपी पेस्ट कर लीजिए यहाँ से। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो सब रिपीटेड काम होगा। एसक्यूएल आप लिख लीजिए यहाँ से, इंसर्ट इनटू क्या? इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। Table. हाँ, और क्या क्या था भाई आ रहा है? नेम, एड्रेस, एज, सैलरी एंड वैल्यूज़। एंड वैल्यूज़ में हो गया आपका प्लेस 4। होल्डर्स। हाँ, प्लेस होल्डर। एंड यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे, कनेक्शन तो ठीक है, हम यूज़ कर लेंगे प्रिपेयर्ड। हाँ जी, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। एसक्यूएल प्री कंपाइल किया, ठीक है। और यहाँ पे हम स्टेटमेंट भी रख सकते हैं, उसका पेरेंट ही है, लेकिन हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट रखते हैं। चलो, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एंड प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से हम एग्जीक्यूट अपडेट मार देंगे और मिलेगी हमें यहाँ पे एक रो की वैल्यू। हम बोलेंगे अगर रो की वैल्यू 1 आई है, क्योंकि एक डेटा ला रहे हैं हम, तो यहाँ से हम एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देते हैं, सक्सेस। तो मैंने रिटर्न कर दिया सेव्ड। कोई अगर एक्सेप्शन आएगा, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग कर देंगे। अच्छा, इसमें भी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होना चाहिए। चलो ठीक है, अगर कोई एक्सेप्शन आया मेरा, मान लो भाई चेंज तो कर दिया हूँ, चलो खैर। और यहाँ से अगर कोई एक्सेप्शन आया तो मैं रिटर्न कर दूंगा फेल्ड टू सेव। और एल्स में क्या करें भाई? एल्स में भी हम फेल्ड कर दें, अच्छा, फेल्ड टू सेव। ठीक है, तो भाई अगर रो की वैल्यू 1 आ गई तो सेव्ड, अदरवाइज फेल टू सेव, कोई एक्सेप्शन आ गया तो भी फेल टू सेव। इस तरह से आपने कर दिया एंड देन आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा। कुछ छूटा तो नहीं है ना? कनेक्शन हो गया, प्रिपेयर्ड हो गया। सर डेटा सेट नहीं करा आपने। सेट हाँ करना डेटा से। हाँ हाँ, सेट मेन चीज़ तो हो ही नहीं, सेट स्ट्रिंग। तो पहले पे जाएगा हमारा एम्प्लॉय डीटीओ का गेट नेम। ये देख लेना आप जिस ऑर्डर में किए हो यहाँ पे, इसी तरह 2 3 4।
तो यहाँ पे गेट नेम और क्या हो जाएगा, गेट एड्रेस और गेट सैलरी और यहाँ पे पेज नहीं, गलती हो गया ना। ऊपर नीचे हो अटैच गया होगा सर। सर पहले। हाँ, कोई बात नहीं, चेंज इसको कर सकते हैं ना, 3 4 ऊपर नंबर चेंज कर ले तो हो जाएगा ना सर। हाँ हाँ हाँ, चढ़ा देते हैं इधर, पर ये इंट होगा, ये भी गलती। कॉपी पेस्ट में ना होता ही है। ठीक है, तो सारा सेट कर दिया। बाकी अब इसी मेथड को आपको कहाँ से चला लेना है, सर्विस से कॉल कर लेना है। तो डेटा प्रोसेसिंग वैलिडेशन कर लीजिएगा। यहाँ से हम डाओ को निकाल लेते हैं। तो डाओ को आप यहाँ से कंपोजिशन भी करवा सकते हो। तो यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो, प्राइवेट एम्प्लॉय डाओ, एम्प्लॉय डाओ, एम्प्लॉय डाओ। ठीक है, ये आप करवा के और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना लें। या चलो ये वाला अप्रोच नहीं कर रहे हैं, ये सिंगलटन अप्रोच हम लोग बाद में देख लेंगे। क्योंकि सिंगलटन अप्रोच करेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें फिर नई नई आएंगी, फिर कोड और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट अप्रोच कर लेते हैं। तो फिर स्प्रिंग में सिंगलटन अप्रोच हम लोग पे काम करेंगे हम लोग। तो स्प्रिंग बोले तो स्प्रिंग लिख रहे हैं, दिमाग वैसे काम नहीं कर रहा है आज। तो न्यू एम्प्लॉय डाओ इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये हो गया। और इसका मेथड कॉल कर लेंगे हम लोग, ऐड एम्प्लॉय, और डीटीओ भेज दिए। वहाँ से रिटर्न क्या मिलेगा उधर से, इससे रिटर्न क्या मिलेगा, इधर सेव्ड या फेल टू सेव, यस सर। यही ना। रिजल्ट करके एक स्ट्रिंग। हाँ, तो इसी को रिटर्न मार देते हैं डायरेक्ट। तो डायरेक्ट ये हमें रिटर्न होकर के हमें मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग मिल गई आपकी रिजल्ट, और इस रिजल्ट को हम अपने जीएसपी पे यहाँ भेज देते हैं। जीएसपी पे भेजने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको सेशन में रख सकते हैं, रिक्वेस्ट में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो चलो सेशन में डाल देते हैं। सेशन में डालने के लिए हमें बस सेशन ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा, तो ऊपर में ही सेशन गेट कर लें या यहीं कर लेते हैं। चलो, तो सेशन कैसे मिलेगा, रिक्वेस्ट से गेट सेशन, और यहाँ से हमने कर लिया सेशन। तो अच्छा, एक मिनट, यहाँ से अब बताइए, ऐड एम्प्लॉय पे हम डिस्पैच करेंगे या सेंड रिडायरेक्ट करेंगे। डिस्पैच करेंगे। हाँ, डिस्पैच करेंगे। तो सेशन में अगर वैल्यू रखे हैं तो वो डिस्पैच पे काम करेगी कि रिडायरेक्ट पे काम करेगी कि दोनों पे काम करेगी। डिस्पैच पे काम करेगी। सेशन में रखी हुई वैल्यू रिडायरेक्ट पे काम नहीं करेगी, पक्का। सेव हो जाती है सेशन में, हाँ सर, दोनों पे करेगी। दोनों पे करेगी ना। सेशन ब्राउजर स्पेसिफिक होता है, उसको Yes, नई sir. रिक्वेस्ट से कोई मतलब नहीं होता है। तो अब ये यहाँ पे ना, यहाँ पे आपकी चॉइस है कि आप क्या चाहते हो, कि आप वो मैसेज सिर्फ सिर्फ मतलब एक नई रिक्वेस्ट के साथ भी लेकर जाना चाहते हो, होल्ड करके रखना चाहते हो, या फिर इसी रिक्वेस्ट तक रखना चाहते हो, आपकी चॉइस है। तो दोनों तरीका कर सकते हो, रिक्वेस्ट से भी कर सकते हो। चलो रिक्वेस्ट से कर लेते हैं हम लोग। तो रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, अपने रिक्वेस्ट में डाल दिया हमने, और यहाँ पे हमने लिख दिया एक मैसेज। और मैसेज क्या है, ये आपका रिजल्ट। ठीक है, तो एक मैसेज आपने रिक्वेस्ट में डाल के एंड डिस्पैच कर दिया, ये वाला लाइन डिस्पैच कर दिया हम कहाँ पे, ऐड एम्प्लॉय डॉट जीएसपी पे पहुँच आए। ऐड एम्प्लॉय पे, ऐड एम्प्लॉय पे आए तो अब यहाँ पे हम स्क्रिप्टलेट लगा करके रिक्वेस्ट से डेटा निकाल के प्रिंट कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट नाम क्या था, मैसेज, यस सर। और ये हमें मिल गया स्ट्रिंग मैसेज। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करना पड़ेगा ना। एंड देन हम इफ़ अगर मैसेज नॉट इक्वल्स टू नल है, ठीक है, तो मैसेज को प्रिंट कर दो।
आउट डॉट प्रिंट कर सकते हो आप, या फिर एक काम करते हैं हम यूज़ कर लेते हैं अपने एक्सप्रेशन का, ठीक है, लैंग्वेज नहीं एक्सप्रेशन टैग, एंड देन स्क्रिप्टलेट लगा करके ये बंद करते हैं इस यहाँ। ठीक है ना, समझ रहे हो क्या किया गया है? यस सर। एंड मैसेज अगर प्रिंट हो गया, ठीक है, मैसेज अगर प्रिंट हो गया तो प्रिंट होने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट रिमूव एट्रीब्यूट, कौन सा, मैसेज। एक बार मैसेज। एक बार प्रिंट हो गया तो रख के क्या करेंगे, है ना, रिमूव नहीं करोगे तो पेज को रिफ्रेश करोगे तो भी वो मैसेज बार बार दिखता रहेगा आपको। ये कोड सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। तो ये आपका काम हो गया। अच्छा, ये जो कोड है ना, ये कई जगह आपको लिखना पड़ेगा। कल को आप मान लो डेटा डिलीट करोगे तो क्या वहाँ मैसेज लेकर नहीं आओगे? यस सर। वहाँ भी लेके आओगे, हाँ भाई डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। अपडेट करोगे तो वहाँ भी लेकर के आओगे। तो ये कोड बार बार यूज़ होने वाला है, तो इसको रीयूज़ करने के लिए हम इंक्लूड डायरेक्टिव का यूज़ कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ वेब ऐप के अंदर, चूँकि यहीं से रख लेते हैं, एक फ़ोल्डर बना लेते हैं वेब ऐप के अंदर। एक काम करें हम इसके अंदर व्यू के अंदर बना लेते हैं। चलो एक जेएसपी बना लेते हैं, मैसेज डॉट जेएसपी, ठीक है। और ये इतना कोड भाई, इतना कोड यहाँ से उठाइए और मैसेज डॉट जेएसपी में सब कुछ हटा के ये रख दीजिए, और इसको हम इंक्लूड करा लें यहाँ पे, ठीक है, यस सर। @include फाइल, और फाइल में हमें लोकेशन देनी पड़ेगी वेब ऐप के अंदर की, क्योंकि है वेब -inf स्लैश व्यू। लेकिन ये यार डायरेक्ट चलेगा? हम्म, इसके अंदर अगर रखेंगे तो दिक्कत आएगी ना। चलो एक बार हम लोग ट्राई कर लेते हैं, मैसेज डॉट जेएसपी, ठीक है। द वेब INF नॉट फाउंड, है ना, दिक्कत आ रही है। तो इसको क्या करो ना, वेब ऐप के अंदर रखो आप, सिंपल वेब ऐप के अंदर रख दो। तो एक वेब ऐप के अंदर एक सिंपल फ़ोल्डर बना लो, या इनफैक्ट ऐसा करो, मैं डायरेक्ट जेएसपी बनाता हूँ। एक जेएसपी बनाता हूँ, मैसेज बॉक्स स्लैश मैसेज डॉट जेएसपी, तो डायरेक्ट फ़ोल्डर ही बन गया और ये भी आ गया। और यहाँ से डिलीट कर दीजिए इसको, या इनफैक्ट मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अपने मैसेज डॉट जेएसपी के साथ, कोड कॉपी करके और ये डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आएंगे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ हम रख दिए वेब ऐप के अंदर। और अब आते हैं हम इधर अपने ऐड एम्प्लॉय पे, और यहाँ पे हम लिखते हैं मैसेज बॉक्स स्लैश मैसेज डॉट जेएसपी। क्या यार, क्या दिक्कत आ रही है, एरर क्यों दे रहा है? अब तो नहीं देना चाहिए था। सर कभी कभी देता है यार, बंद करना पड़ता है। ये वाला लफड़ा है। नहीं यार, ये तो दे ही रहा है, मान ही नहीं रहा है। पेज इंक्लूड करना पड़ता है ना सर उसको। @include लगाया हमने, फिर फाइल का लोकेशन दिया, यही लिखा था ना हमने, यस सर। मैसेज बॉक्स स्लैश मैसेज डॉट जेएसपी। लफड़ा क्या हो रहा है? तो फ्रैगमेंट वाज नॉट फाउंड। अच्छा, ये अंदर में है ना, इसीलिए। एक मिनट समझ गए दिक्कत क्या हो रही है। ये ये बेसिकली वेब INF के अंदर का पेज है ना, तो ये व्यू के अंदर मांग रहा होगा। तो पहले तो व्यू के अंदर हमने बनाया था, तो लेना नहीं था फिर इसको।
हाँ, ले लिया ना? तो ये हम लोग बेसिकली ये वेब आईएनएफ का पेज है ना? यस सर। तो हम लोग जो फ़ाइल देंगे वो अपने करंट लोकेशन में खोजेगा। तो करंटली हम कहाँ है ये पेज हमारा addEmployee.jsp व्यू के अंदर। व्यू में ये हाँ। हाँ, तो यहाँ पे होना चाहिए, यही दिक्कत है। चलिए, तो पहले तो ऐसा ही लिखा था कि कुछ और लिखा था हमने? पूरा लिखा था पाथ। अच्छा, अच्छा इसीलिए हाँ, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैसेज इस ऐसा हमने क्यों किया भाई मैसेज डॉट जेएसपी का? क्योंकि ये जो कोड है ना ये हम चाहते हैं भाई अलग रहे, क्योंकि कई बार यूज़ करेंगे हम, रीयूज़ करेंगे। तो रीयूज़ेबिलिटी के लिए हमने इसको यूज़ कर लिया। चलिए अब रन करके देखते हैं हमारा ऐड होता है कि नहीं। तो एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ से हम जाएँगे अपने, ये हमारा खुलेगा, सबसे पहले हमारा इंडेक्स खुलेगा। इंडेक्स में हम ऐड एम्प्लॉयी पे जाएँगे, तो ऐड एम्प्लॉयी पे गए, गेट मैपिंग चली और ऐड एम्प्लॉयी डॉट जेएसपी खुल गया। ऐड एम्प्लॉयी डॉट जेएसपी से वैल्यू भर के ले जाएँगे, तो आएगा पोस्ट में डेटा निकला, डीटीओ में चपकाया, सर्विस पे ले गए। आ जाओ सर्विस खोलते हैं। सर्विस पे आए, सर्विस पे हमने क्या किया भाई यहाँ पे डाओ इम्प्लीमेंटेशन का ऑब्जेक्ट बनाया और डाओ पे ले गए। ये डाओ खोलते हैं, डाओ पे डेटा इसमें आया, एसक्यूएल क्वेरी कनेक्शन वनेक्शन करके लिखा और यहाँ से रिटर्न मार दिया। ये क्या है भाई? इंटरफेस से बंद कर लीजिए, ठीक है? ये मैसेज डॉट जेएसपी बंद कर लीजिए। तो यहाँ से रिटर्न वापस आए यहाँ पे, यहाँ से रिटर्न आए वापस यहाँ पे और यहाँ से रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट से हम डिस्पैच हो गए यहाँ पे और रिक्वेस्ट में जो भी है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है ना? समझ गए अभी पूरा खेल? यस सर। ये इस तरीके से देखो भैया फ्लो होता है पूरा एप्लीकेशन में, तो बस हमें टेस्ट करना है अब। यहाँ पे क्या बता रहा था? अच्छा वो प्रिंट स्टैक ट्रेस वाला, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आइए यहाँ पे चेक किया जाए भाई, ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक किया जाए। ये खुला, नेम लिया हमने, एड्रेस लिया, ठीक है, एज ले लिया मान लो कुछ, सैलरी ले लिया कुछ, फिर ऐड किया। देखो तुरंत मिला है हमें सेव्ड। सेव्ड मिलने का मतलब है डेटा सेव हुआ होगा ना। तो आ जाइए इधर और चेक किया जाए, ठीक है सेव हो गया। अच्छा ये जो मैसेज सेव्ड है ये किस में से प्रिंट कराया है हमने? ये कहाँ से निकाल के प्रिंट कराया है सेव्ड? रिक्वेस्ट, इंक्लूडेबल। रिक्वेस्ट से, रिक्वेस्ट से निकाला था ना? यस सर। यहाँ पे रिक्वेस्ट में सेट किया था सेव्ड और रिक्वेस्ट से निकाला है और रिक्वेस्ट से प्रिंट करने के बाद रिक्वेस्ट और रिमूव कर दिया था, तो रिफ्रेश करने पे ये सेव्ड गायब होना चाहिए। अच्छा ये तो भाई दोबारा से वो हो रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसका भी सॉल्यूशन है दोबारा रिडायरेक्ट ना होने का। तो इस तरीके से हम डेटा को सेव कर लेंगे। ठीक है भाई डेटा सेव्ड हो गया, अब क्या किया जाए बताइए? अच्छा अगर इस रिफ्रेश की प्रॉब्लम को सॉल्व कर अगर किया जाए तो कैसे किया जा सकता है? यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं कि फिर वो डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करना पड़ेगा हम लोगों को। डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करना पड़ेगा जेएसपी ब्राउज़र पे जा करके, पहले हमें ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा है ना? हम ब्राउज़र पे जाके फिर से गेट रिक्वेस्ट मरवानी पड़ेगी, तो वो हो जाएगा सीन ख़राब। चलो ख़ैर अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर वो हम स्प्रिंग में बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो ये समझ में आया ना कैसे इंसर्ट हुआ पूरा डेटा हमारा? यस सर। ठीक है, डेटा इंसर्ट करना चलो जान गए। अब यही हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय डॉट जेएसपी पे ऊपर में यहाँ पे एक छोटा-सा बटन बना लेते हैं, ठीक है? एक छोटा-सा बटन बना लेते हैं, जिससे हमें कुछ लिखना ना पड़े, बस बटन से बटन स्विच में एक टैग बना लेते हैं, href, ठीक है? और यहाँ हम कर लेते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है? ये अगर आप जाओगे, ठीक है? और एक नया डेटा ऐड करके देख लेते हैं हम लोग, काजू, चलो। होम पे क्लिक करेंगे तो वापस से हम होम पे आ गए। अब आपका डेटा इंसर्ट हो रहा है और प्रॉपरली आप यहाँ पे भी देख सकते हो डेटा इंसर्ट हो रहा है, ठीक है? 2 डेटा राजू, काजू।
अब जो डेटा ऐड हुआ है मैं रीड एम्प्लॉय पे क्लिक करूं तो पूरा का पूरा डेटा मुझे रीड होके मिल जाए, ये कैसे होगा? इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पूरा क्लोज करते हैं। चलिए कहानी खत्म। तो अब मेरे को भाई साहब क्या करना है, डेटा रीड करना है। इंडेक्स खोल लेते हैं यहाँ पे। तो रीड करने के लिए हम एक सर्वलेट बनाएंगे और एक जेएसपी हमारे पास है ही रीड डॉट जेएसपी, इसी पे पूरा डेटा रीड होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सर्वलेट बना लेते हैं। तो सर्वलेट हम बना लेते हैं रीड एम्प्लॉय और यहाँ पे हम दोनों मेथड बना लेंगे, गेट और पोस्ट दोनों। ठीक है, गेट मैपिंग से क्या करेंगे बताइए अब आप लोग थोड़ा। इसके गेट मैपिंग से क्या करेंगे, गेट मेथड से रिट्रीव करेंगे। हाँ रीड करेंगे। अच्छा इसमें अच्छा इसमें पोस्ट की नीड नहीं पड़ेगी हमें, हमें सिंपल रीड ही करना है ना। तो जैसे ही हम ये इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही हम रीड, हमने बताया ही भी था कि हम गेट मैपिंग रीड के लिए करते हैं बेसिकली। तो इसका एक हम बना लेते हैं रीड एम्प्लॉय, आर लोअर केस में कर देते हैं हम, ठीक है, रीड एम्प्लॉय और यहाँ पे हमने दे दिया रीड एम्प्लॉय। और जैसे ही रीड एम्प्लॉय पे हम आए, हमारा गेट मैपिंग चला। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको डेटा ला करके अपने रीड डॉट जेएसपी पे भेज देना है। तो डेटा मिलेगा कहाँ से, तो उल्टा फ्लो चलना पड़ेगा। डेटा मिलेगा भाई हमारे यहाँ पे डाउ लेयर पे। तो डाउ लेयर पे आ जाइए और एक मेथड बनाइए पहले इंटरफेस में। मेथड होगा आपका एरे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, नहीं एम्प्लॉय डीटीओ हम नहीं बना सकते। हाँ चलो सीरियल नंबर, अगर सीरियल नंबर का हमें तो कोई यूज़ है नहीं प्रिंट कराने का, तो एम्प्लॉय डीटीओ ही कर लेते हैं, एम्प्लॉय डीटीओ। एंड मेथड का नाम रख लेते हैं हम रीड एम्प्लॉय। ये हो गया, ये आपका मेथड बन गया। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन के पास आ जाइए और एक अपने डाउ में एक मेथड बना लीजिए। ठीक है, ये कहाँ गया हमारा, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। ठीक है, और इसमें डेटा रीड करने का लॉजिक लीजिए, सिंपल है भाई। एसक्यूएल क्वेरी कनेक्शन एंड प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट लगाइए और एग्जीक्यूट क्वेरी मार दीजिए, डेटा रीड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लगाया। एसक्यूएल क्या हो जाएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। कनेक्शन गेट कर लिया हमने, कनेक्शन फैक्ट्री डॉट गेट कनेक्शन, ट्राई कैच हमें लगा के ही रखना है। ठीक है, तो अब जान ही रहे हो, ट्राई कैच तो लगाना ही लगाना है। ठीक है, ये हो गया। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कर दिया, कनेक्शन गेट कर लिया, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हो गया। एंड देन क्या करेंगे हम, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। हाँ, ये मिल गया हमें रिजल्ट सेट। अब इस रिजल्ट सेट में सारा का सारा डेटा है। आप क्या करें, रिजल्ट सेट से डेटा निकाल के अपने एरे लिस्ट में डाल दें। ठीक है, तो तरीका क्या है भाई, वाइल लूप आप लगाएं, आर एस डॉट नेक्स्ट कर दीजिए और एरे लिस्ट में हम डेटा को बाइंड करके डालेंगे। तो डेटा पहले हम क्या करेंगे ना, पहले अपने एम्प्लॉय डीटीओ में बाइंड करेंगे। तो हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे एम्प्लॉय डीटीओ का, तो न्यू एम्प्लॉय डीटीओ और यहाँ पे नेम एड्रेस एज सैलरी। तो नेम कहाँ से निकलेगा भाई, हमें रिजल्ट सेट से निकल जाएगा। तो आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ से हमने निकाल लिया नेम। एंड इसी तरह हम यहाँ पे कर लेंगे आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग वॉट, एड्रेस। समझ रहे हो ना बात को सब लोग। यस सर। इसी तरह आर एस डॉट गेट इंट एज, ये पहले रो निकल रहा है ना, लूप पहली बार चलेगा तो पहला रो, दूसरी बार चलेगा तो दूसरा। इस तरीके से आपका पहला रो निकल के डीटीओ में बाइंड हो गया और इस डीटीओ को आप डाल देंगे एक एरे लिस्ट में। तो एरे लिस्ट में ऊपर बना लेते हैं, तो न्यू एरे लिस्ट, एरे लिस्ट ऑफ व्हाट, एम्प्लॉय डीटीओ, या आप बना दीजिए सिंपल
एंड इसी एरे लिस्ट के अंदर आपको क्या करना है, अपने एम्प्लॉय डीटीओ को ऐड करते जाना है। इस तरह से लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा और आपकी एरे लिस्ट रेडी हो गई। जैसे ही आपकी एरे लिस्ट रेडी हो जाएगी, देन आप सिंपली एरे लिस्ट को आप ना रिटर्न कर सकते हो। तो यहीं से आप क्या कर लें, रिटर्न एरे लिस्ट, ठीक है। और यहाँ से अगर मान लो कोई एक्सेप्शन आ गया, तो मैं यहाँ से रिटर्न कर सकता हूँ। अगर एक्सेप्शन आया तो एरे लिस्ट के अंदर हम एक ऐड कर देते हैं, मान लो कि क्या ऐड कर दिया जाए, समथिंग वेंट रॉन्ग कर दें, एरे लिस्ट निकाल के प्रिंट यस कर दिया सर। जाएगा, है ना। समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग कर लिया मान लो, और यहाँ पे हम रिटर्न कर लेते हैं यहाँ से भी एरे लिस्ट को, या फिर फाइनली का भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे चेंज टू ऐड ऑल क्यों बोल रहा है, इंडेक्स भी देना पड़ेगा ना। नहीं यार, इंडेक्स की क्या नीड है, वो तो ऑटोमेटिक 012 लेता है ना। तो एम्प्लॉय डीटीओ है, इसमें स्ट्रिंग थोड़ी डाल सकते हैं, क्यों भाई, जेनरिक है ना। यस सर। तो एक काम करते हैं, ये वाला अप्रोच में जाते ही नहीं है ना, यहाँ से हम इसको रिटर्न कराते हैं। हम क्या करते हैं, सीधे फाइनली से कर लेते हैं। चलो फाइनली एंड रिटर्न एरे लिस्ट। तो इस तरीके से आपने रिटर्न कर लिया, तो जो भी काम होगा फाइनली आपकी एरे लिस्ट रिटर्न हो जाएगी। अब इस एरे लिस्ट में बताइए होगा क्या एक्चुअली, आपका पूरा डेटा बाइंड हो जाएगा, है ना, भेज देगा। हाँ पूरा डेटा आपका बाइंड होगा। अब ये डेटा जो पूरा का पूरा है, ये हम मतलब ये मेथड हम कॉल कहाँ से करेंगे, सर्विस से। यस सर। तो सर्विस पे भी आपको ये मेथड बनाना पड़ेगा। तो सर्विस के आप इसमें आ जाए इंटरफेस में, सर्विस के इंटरफेस में आप यहाँ पे आ जाएं और यहाँ भी आप बना लें ये मेथड, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन खोल लीजिए अब, और ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड कर लीजिए, और यहाँ से आप रिटर्न कर दें सीधा अपने एम्प्लॉय का रीड वाला मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड का नाम क्या था हमने रखा था, रीड एम्प्लॉय ना, ये से। तो आपकी एरे लिस्ट, अब ये वाला मेथड कहाँ से कॉल होगा, रीड एम्प्लॉय सर्विस, ये रीड एम्प्लॉय सर्वलेट से कॉल होगा, यस सर। है ना। तो यहाँ पे न्यू रीड एम्प्लॉय, ये कॉम सॉरी एम्प्लॉय सर्विस इम्प्लीमेंटेशन ना, न्यू एम्प्लॉय सर्विस इम्प्लीमेंटेशन और एम्प्लॉय सर्विस इम्प्लीमेंटेशन का मेथड कॉल कर लेंगे हम यहाँ से। मेथड का नाम क्या है भाई साहब, रीड एम्प्लॉय। रीड। अब ये आपको पूरा का पूरा एम्प्लॉय की डिटेल मिल गई। अब इसको आपको लेकर के जा करके जीएसपी पे प्रिंट कराना है। तो ये भी आसान है भाई, आप इसमें रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में रख लें, रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, और नाम दे दें इसका डेटा, और पूरी की पूरी एरे लिस्ट रखें, और अपने आप को डिस्पैच कर दें यहाँ से। तो डिस्पैच वाला कोड हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये वाला काम। अरे भाई साहब, कॉपी भी नहीं करने देगा ये, ठीक है। ये उठाइए और डिस्पैच हो जाइए कहाँ पे, रीड एम्प्लॉय डॉट जे एस पी पे। तो जैसे रीड एम्प्लॉय डॉट जे एस पी पे वापस गए हम, तो अब हम यहाँ पे रीड एम्प्लॉय डॉट जे एस पी पे चीज़ें सब हमें रेंडर करनी है। कौन सी बड़ी बात है भाई यार लिस्ट प्रिंट करना आपके लिए, स्क्रिप्टलेट लगाइए, रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको डेटा नाम की की मिल जाएगी, हाँ। और इसमें हमने रखा हुआ है एरे लिस्ट, एरे लिस्ट ऑफ व्हाट, एम्प्लॉय डीटीओ, हाँ। और यहाँ मिल गया आपको एरे लिस्ट। और अच्छा, यहाँ पे टाइप कास्ट भी करना पड़ेगा आपको, आप टाइप कास्ट भी कर लें भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये एरे लिस्ट मिल गई। अब इस एरे लिस्ट को आप फॉर लूप से या जिससे चाहें प्रिंट कर लें। तो मैं फॉर ईच लूप यूज़ कर लेता हूँ। निकालना है मुझे एरे लिस्ट से, मिलेगा एम्प्लॉय DTO का ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय DTO, एम्प्लॉय DTO, एंड यहाँ पे हम ब्रैकेट करेंगे ओपन एंड यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट बंद, और बीच में यहीं पे एक्सप्रेशन में सारी की सारी वैल्यू प्रिंट कर लोगे आप। कौन सी बड़ी बात है। एम्प्लॉय DTO डॉट गेट नेम, इसी तरह सारा, ठीक है, 1 2 3 4। तो गेट नेम कर लिया आपने, गेट एड्रेस कर लिया, ठीक है, गेट एज हो गया और गेट सैलरी हो गया। ठीक है, बाकी यहाँ पे चाहो तो आप लिख भी सकते हो नेम इज इक्वल टू ये वो, ऐसा भी लिख सकते हो, नेम कोलन, ये आपका HTML का पार्ट रहेगा। इसके बाद में एड्रेस और क्या था, एज, एज सैलरी। सैलरी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा डेटा प्रिंट हो जाएगा। ऊपर एक सिंपल सा आप एंकर टैग बना लें और इसमें हम href कर दें आप यहाँ पे होम। होम होम का था इंडेक्स डॉट HTML, यहाँ home। एस्ट ये अगर डेटा हमारा प्रिंट हो गया तो मतलब काम हो गया। देखिए इस तरह से कुछ, मतलब देखिए ये एकदम रियल टाइम नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम रियल टाइम है, लेकिन ये जो फ्लो है, कंट्रोल फ्लो, ये बिल्कुल एग्जैक्टली रियल टाइम हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो इस जैसे ये आप इस पे प्रैक्टिस करोगे तो आपका थोड़ा ना मतलब प्रैक्टिस होगी, आप कोड फ्लो आपको समझ में आएगा। अच्छा, कोड यहाँ से ऐसे जाता है, ऐसे आता है, डेटाबेस से डेटा ऐसे प्रिंट होता है। तो ये वाला एक बार मिनी प्रोजेक्ट आपने कर लिया, उसके बाद जो हम लोग एक्चुअल प्रोजेक्ट करेंगे जो एकदम 100% रियल टाइम जैसा होगा, उसमें फिर आपको बहुत आसानी होगी, आप फ्लो में नहीं फंसोगे। जितना फंसना है इसी में फंस जाना, ठीक है, ताकि आपको फिर फ्लो में दिक्कत ना हो कि डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, कैसे कैसे जा रहा है, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आगे चल के। तो बस यही पर्पस था इस प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पे एक बार रन कर लेते हैं। बाकी कर लोगे डिलीट विलीट वाला अपने से, ऐसा ट्राई तो करेंगे। ट्राई कीजिएगा। बाकी एक फाइल अपलोड का काम अभी भी रह ही गया, तो ये हमारा हो गया, ठीक है, चल गया। और अब हम रीड एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आ रहा है सारा डेटा, यस सर। है ना। राजू का भी डेटा रीड हो रहा है, काजू का भी। होम पे गए, एक बार ऐड करके देखते हैं, आइए कुछ फालतू का डेटा ऐड करते हैं। ऐड हुआ, होम पे गए, रीड मारा, वो डायनेमिक आ रहा है ना। यस बचपन सर। अभी भी जो ऐड किया वो भी आ रहा है। तो इस तरीके से आप डेटा ऐड कर सकते हो, रीड कर सकते हो। तो एक बार आप डिलीट वगैरह का बनाना, ठीक है। बाकी रहा अपलोड का सीन, तो अपलोड क्या करते हैं अब हम लोग स्प्रिंग में कर लेते हैं, जैसा बोलो, यस सर। है ना, क्योंकि चीज़ें वही रहेंगी, चाहे यहाँ पे करो चाहे वहाँ पे करो, चीज़ें तो वही हैं। ठीक है, अपलोड करने का, अपलोड में जो बेसिकली जो कंसेप्ट यूज़ होगा वो यूज़ होगा फाइल आउटपुट स्ट्रीम का। तो अपलोड वाला काम हम लोग स्प्रिंग पे छोड़ते हैं एंड इसकी कहानी हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो बाकी आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो क्रड हम लोग का हो नहीं पाया, अभी अब क्रड करने जाएंगे तो हमको लगता है 11 बज जाएगा, ठीक है। यस। रिकॉर्डिंग स्टॉप।